कि मैं 2 नंबर कैंडिडेट हूँ। जैसे हमें कुर्सी पे बिठाया गया और फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई सारी, उसके बाद कहा कि आप हॉबी डालिए। हॉबी को लेके मैंने सोचा था कि बोर्ड शायद पता चल जाता होगा वहाँ पर किसका है किसका नहीं है। वो लास्ट तक पता नहीं चलता जब तक आप अंदर नहीं जाते। जैसे ही उन्होंने कहा हॉबी, तो मैं प्रेमचंद साहित्य मुझे डालना ही था और शेखावाटी लोकगीत मैंने दूसरा डाला था। मुझे यही सोचना था कि दोनों में से कौन सा डाला है, लेकिन फाइनली मैंने प्रेमचंद लिटरेचर नंबर 1 डाला। और दूसरा, मेरी आवाज़ आ रही है सब तक? आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, दूसरा मैंने शेखावाटी लोकगीत डाला कि शायद गाने का मौका मिल जाए। दूसरा नंबर था, ले जाके बिठा दिया गया। हमारा जो था वो वहाँ पर एक लाइब्रेरी है जहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो होते हैं, वहीं पर सामने जस्ट हमारा जो बोर्ड था उसका एकदम नज़दीक थे हम। तो जैसे ही हम वहाँ पर बैठे तो दूर से राजू राम जी रायका जी आ रहे थे। तो मैंने सोचा हाँ जी, राजू राम जी रायका जी आ गए। तो वो हमारे वाले कमरे पे रुके नहीं थे जहाँ पर हमारा था, वो सीधे आए। तो हमने भी नमस्ते किया और उन्होंने बड़े विनम्र तरीके से उन्होंने हमें भी नमस्ते किया, एकदम से झुकते हुए। तो उनसे एक चीज़ तो अच्छी सीखने को मिली कि कितनी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पे हैं लेकिन किसी को भी हम छोटा नहीं माने। हम 2-3 लोग खड़े थे वहाँ पर हमसे। जैसे ही पहला कैंडिडेट था तो उसके बाद उनका चला लगभग 20 से 25 मिनट के आसपास। फिर दूसरा नंबर मेरा था। तो मैं पहले से सोच रहा था कि जाने के बाद मेरी एंट्री कैसे होगी जो भी है। और असलियत ये थी कि इतना मौका ही नहीं मिला कि आप चल के जाओ। जैसे ही आप कमरे में घुसोगे सामने ही जैसे बोर्ड बैठा था एकदम से। तो मैंने मैकमिन किया और मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं सबसे पहले जाके महिला सदस्य को नमस्ते करूंगा हाथ जोड़कर, और फिर बाकी लोगों को जैसे करूंगा। तो संयोग से मंजू शर्मा जी का बोर्ड था, बाद में पता चला हालांकि, लेकिन महिला थी एक सामने। और वो बाहर वाले कोई नहीं बताते हैं कि अंदर कौन है किसका है, वो कहते हैं हम जानते ही नहीं है इनको बाद में। तो फिर जैसे ही पहुंचे वहां पर तो नमस्ते किया, फिर उन्होंने कहा बैठिए। बैठने के बाद उन्होंने वो 10th इस स्कूल का नाम, जगह, 12th, ग्रेजुएशन, फिर उन्होंने कहा एम ए इंग्लिश किया है। यस सर के नॉन के लिए कहाँ से, नॉन कॉलेजिएट किया है। फिर उन्होंने कहा हॉबी आपका प्रेमचंद साहित्य पढ़ना है। पहला क्वेश्चन चेयरमैन मैडम ने पूछा था। उन्होंने कहा कि ठीक है, कौन सा वर्क पढ़ा है अभी आपने? उनका मैंने कहा गोदान। तो उन्होंने कहा गोदान को 10 से 15 शब्दों में आप बताइए छोटे से। तो मैंने बता दिया कि एक होरे नाम के एक किसान की कहानी है, जिसके जीवन की यात्रा है, जिसमें वो एक किसान है और कैसे वो मजदूर बनता है ये कहानी, और वो सामाजिक जो संघर्ष हैं उन पर चुनौती स्वीकार करते हुए आगे कर्तव्य पथ पर बढ़ता है। ठीक है, ओके। फिर नंबर 1 को उन्होंने सौंप दिया। उन्होंने कहा क्या क्या पढ़ के आए हो? तो मैंने कहा सर मैंने संविधान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो पढ़ी हैं, और उसके अलावा हॉबी पर मैंने काम किया है। और बोले करंट में क्या पढ़ा है? सर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा। उनका पहला ही क्वेश्चन था मेरे से कि प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ? तो मैंने कहा कि सर उत्तर प्रदेश के लम्ही स्थान पर इनका हुआ। बोले कहाँ है? सर ये इलाहाबाद के निकट है। बोले इलाहाबाद या वाराणसी? माफ़ी चाहूँगा सर, मैं इलाहाबाद मैंने पढ़ा है, हो सकता है गलत हो। चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर आगे उन्होंने अगला क्वेश्चन उठाया कि कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि डेमोक्रेसी है वो कोलैप्स हो रहा है? तो मैंने कंट्रीज़ के नाम नहीं दिए थे, म्यांमार है, इधर से जैसे हांगकांग का एग्जांपल दिया, ऐसे कर दिया। फिर मैंने कहा सर कुछ अफ्रीका के छोटे कंट्रीज, बोल नाम बताओ अफ्रीका के। सॉरी सर मैं एग्जैक्टली, हाँ हालांकि बाहर आते ही मुझे याद आ गए, जिम्बाब्वे वगैरह सब याद आ गए, लेकिन वहाँ थोड़ा सा हुआ था एक बार। फिर उन्होंने कहा कोई बात। फिर स्वेज कैनाल पर बात हुई। फिर कहा ये कोविड का, हाँ स्वेज कैनाल पे बात होते हुए वो जहाज का नाम वाम वो सारी चीज़ें हो गई, कैसे क्या अवरोध आया वो बातें हो गई। उसके बाद अगला उनका क्वेश्चन था, हाँ वैक्सीन वगैरह को लेके था कि कैसे काम करती हैं। तो मैंने बता दिया एंटीबॉडीज पे जो है वो शरीर में निर्माण करती हैं ऐसे। और फिर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि मुझे फाइजर, मॉडर्ना, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, इनका जो कंपोनेंट कैसे दवाइयाँ तैयार होती है वो। मैंने वहाँ पर एकदम से झुक के माफ़ी मांगते हुए वहाँ से मैं मना कर दिया। फिर उन्होंने अगले मेंबर को सौंप दिया। अगले मेंबर ने मेरे से लगभग 10 मिनट, 8 से 9 मिनट तक या 10 मिनट तक इंडो चाइना रिलेशन पे उन्होंने बात की। और बात करने का उनका तरीका बिल्कुल ऐसा था जैसे कॉलेज के प्रोफेसर और हम जैसे पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, उस तरीके की बातचीत मेरे और उनके बीच चली। उन्होंने शुरुआत की इंडो चाइना रिलेशन से कि वर्तमान में चुनौतियाँ क्या हैं, हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। फिर अगला उनका क्वेश्चन था कि चाइना ऐसा क्या कर रहा है जो भारत को परेशान करने के लिए, फिर जैसे भी है। तो मैंने स्ट्रिंग ऑफ पल्स वाला एग्जांपल बता दिया था। एक मैंने कहा सर इनका वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव, मैंने नहीं बोला उसका वो नाम बताओ एग्जैक्टली, CPEC। मैंने कहा हाँ सर, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर।
बोले इसको कैसे लेते हो, बोले ठीक है वो बताया। फिर बोले इंडिया क्या कर रहा है इसके लिए। तो मैंने जो चाबार बंदरगाह में जो हमारी मजबूत स्थिति हो रही है सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने के लिए वो बता दिया। फिर बोले और मैंने कहा कि सर इंडो पैसिफिक रीजन में जो क्वेड जो है वो इसका एक हो है। तो फिर बोले अच्छा ठीक है, क्वेड में कौन कौन कंट्रीज हैं। तो उन्होंने मैं नाम बताया, बोले विच वन इज लास्ट कंट्री इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। तो मैंने कहा सॉरी सर, खुद ने बताया फिर उन्होंने। अच्छा उनका ये था, उनके साथ मेरा जितना भी हुआ उनमें क्वेश्चंस के 70% तक तो मैं पहुंचा। आगे के जो 30% क्वेश्चन थे उन्होंने बात करते हुए एकदम से आराम से जैसे पढ़ाते वैसे पढ़ाते गए वो, थोड़ी देर के लिए लगभग 10 मिनट के आसपास। फिर उन्होंने आगे बढ़ा दिया। आगे जैसे ही बढ़ाया तो फोर्थ मेंबर थे, उन्होंने बात की हॉबी पर। बोले यार प्रेमचंद तो पुराने आदमी हैं, कितनी साल हो गए, वो है कब के हैं ये। सर इनका जन्म 18, बोले जन्म नहीं, काम काम कब से। सर 1907 के आसपास इनकी रचनाएं हैं वो आने शुरू हो गई। बोले क्या ये आज रिलेवेंट है। मैंने कहा सर निश्चित रूप से रिलेवेंट है। बोले बताओ कैसे। सर अब भी समाज में एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके साथ सामाजिक न्याय पूर्णतः नहीं हो पाया है और वो मुख्य धारा का हिस्सा नहीं है, उनके सामने सामाजिक और आर्थिक रूप से दोनों स्तर पर चुनौती है, वो उनके नोवेल में नजर आता है। बोले और मैंने कहा कि सर कर्मभूमि जैसे उनका जो उपन्यास है उसमें जो राष्ट्रवाद की जो धारणा है उसके बारे में बात की गई है। बोले अच्छा ये महिलाओं पे बात नहीं करते क्या। तो मैंने बस वहाँ पर दो, निर्मला और सेवा सदन, दोनों का वहाँ पर प्रेमचंद की रचनाओं का मैंने जिक्र किया। फिर उसके बाद बोले अच्छा कहानी भी लिखते हैं क्या प्रेमचंद वहाँ से। तो बोले नमक के दरोगा पढ़ी है। जी सर। तो बताओ क्या है। तो मैंने वहाँ भी बताया कि सर इसमें एक बंसीधर नाम का एक किरदार है जो एक पुलिस सिपाही है, वो लगातार उस पर जो आर्थिक दबाव बनाया जाता है भ्रष्टाचार करने के लिए, या फिर भी वो उन चीज़ों से बचते हुए अपने कर्तव्य पथ पर लगातार आगे बढ़ता रहता है। एक ईमानदार पुलिस कार्मिक की इसमें कहानी। ओके ठीक है। फिर उनके क्वेश्चन थे, हाँ झुंझुनू पर आ गए वो, झुंझुनू से कुछ बातें पूछी। तो झुंझुनू से बातें रखी तो मैंने उनको बोले 4-5 विशेषताएं बताओ झुंझुनू की। तो मैंने जैसे ही रखा तो पहला कि यहाँ की जो है सैनिकों के बारे में बता दिया। फिर कोई बिसाऊ की मुख रामलीला वगैरह जो है ये बताया। फिर वो लास्ट में आई, बोले अच्छा कोई यहाँ पर हवेली ववेली पे पेंटिंग वेंटिंग। तो वो फ्रेस्को गुनों की तरफ चर्चा चल गई। वहां से मैंने कुछ स्थानों के उनको नाम बताए। ओपन ओपन आर्ट गैलरी जैसे वर्ड उन्होंने यूज किया। ओके ओके ठीक है। अच्छा वो साथ साथ नोट करते जाते हैं और मुझे जहां तक उम्मीद है शायद वही करते होंगे। आगे से कोई कैंडिडेट आता है शेखावाटी का, शायद उससे पूछ लेंगे वो बातें जो बेसिक बातें हैं जो सभी को पता होती है। जैसे ही मैंने कर्मभूमि का जिक्र करते हुए राष्ट्रवाद का और राष्ट्रीय आंदोलन की बात की थी, वहां से चेयरमैन मैम ने वही वो शब्द जो वर्ड था वो पिक कर लिया था और फिर वो लास्ट में वो वर्ड लेके आ गई मेरे पास कि बताओ ये राष्ट्रीय आंदोलन है ये कब से आप मानते हो, स्वतंत्रता की कब से शुरुआत हो जाती है। 1857 की क्रांति से। और फिर हाँ ठीक है, 1857 की क्रांति राजस्थान में कहाँ हुई, वही नसीराबाद। नसीराबाद कहाँ है, मैंने कहा अजमेर में। फिर बोले अजमेर की 4-5 चीजें बताओ, वो बता दी। फिर बोले ठीक है आप संविधान पढ़ते हो, प्रस्तावना भी आप जानते हो, ऐसे कौन से हमारे आदर्श या लक्ष्य हैं जो हमें इस देश में प्राप्त करने चाहिए। तो मैंने वहाँ एक बार तो मेरा मन किया कि मैं पूरी प्रस्तावना बताता, लेकिन फटाफट दिमाग थोड़ा दौड़ा के सोच लिया कि वो इरिटेट ही करेगी। मुख्य मुख्य बातें मैंने उठाई जो तीनों प्रकार की न्याय की अवधारणा है, स्वतंत्रता की जो बातें हैं और समता की जो बातें हैं वो की, और लास्ट में कि हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ऐसी बंधुता का विकास करना है जो हमें देश को मजबूत बनाए। यहाँ जैसे बात हुई। फिर अजमेर का हाँ अजमेर का लास्ट में था। अजमेर में सारी बातें मैंने बता दी ऐतिहासिक क्रम में। तो फिर लास्ट में वो बोले कि पुष्कर के बर्मा मंदिर सब कुछ बता दिया। फिर बोले नहीं बाहर से लोग आते हैं मिलजुल के रहते हैं। फिर मैंने कहा हाँ यस मैम, ख्वाजा शरीफ की जो दरगाह है वो एक कौमी एकता की निशानी है। फिर एकदम से ओके थैंक यू। तो लगभग 20 से 25 मिनट का ये सिलसिला था और आराम से सुखद रूप से फिर मैं जैसे ही मुझे बोला हो गया ठीक है आप जा सकते हैं। अब मुझे भी यही लगा कि यार थोड़ी देर चला है ये, क्योंकि सारे कैंडिडेट्स ने सबसे पूछे थे। अब वहां प्रेजेंस ऑफ माइंड रखी थोड़ी सी, हो सकता है वहां तक गलती हो जाती, लेकिन एकदम से संभला। मैं उठ के सीधा चला नहीं बाहर, एकदम से ध्यान आया। पहले मैं खड़ा हुआ राइट साइड में, वैसे सामने उनकी तरफ मुंह रखते हुए राइट साइड में 2 कदम साइड में हुआ, वापस मास्क लगाया, हाथ जोड़ के सबको धन्यवाद किया। फिर वहां से मुड़ के एकदम से धीरे से दोनों जो गेट जो उनके जो दरवाजे उनको बंद किया और बाहर आ गए। ये ऐसा इंटरव्यू का अनुभव रहा।
हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो सारी मच। बातें समझ में आ गई ना, मैंने बिल, सरल से बिल, सरल भाषा में रखने का प्रयास किया है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एक फ्लो में समझ में आ गई आपकी बातें सारी। और किसी की कोई क्वेरी सर वगैरह तो किसी की पूछ। कोई क्वेरी वगैरह तो पूछ। सर अभी आप बोल रहे थे ना, तो लगा था कुमार ईसा हाँ जी हाँ। बोल रहे हैं। हाँ हाँ। अरे 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 सर। अरे सर, क्योंकि आपके अभी बाल भी ऐसे हो रखे हैं, और वो जो नहीं ये हेयर स्टाइल आज है ही, आपकी, ये आज ही, नहीं नहीं ये नहीं आज ही नहीं हो रखे ये सर। आज ही हो रखे हैं सर। ये हाँ। हेयर स्टाइल ही ऐसी हो रखी है आपकी, और वो सेविंग कल भी तो आपने ऐसे मैं ही एकदम से अच्छी करा रखी है। प्रोफेशनल, कल तो एकदम सर सेट करके जाना पड़ा ना एकदम से, तो तेल वेल सही तरीके से लगा के।